नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और आज हम एक बार पुनः एक विहंगम दृष्टि डालने जा रहे हैं 1947 के ऊपर। क्यों 1947? हमारी तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम एक कैसी थी स्वतंत्रता, कैसा था संग्राम। आइए एक बार पुनः हम मिल रहे हैं अनुज धर जी से। अनुज सर, एक आपको मैंने डॉक्यूमेंट भेजा, अगर आप उसको डीएम किया आपको जयपुर डायलॉग्स पे और आपके पर्सनल पे, अगर आप वो शो कर सकते तो वो कपिल सर को सपोर्ट करेगा एक सेंस में। एक मिनट में चेक करता हूँ, क्योंकि कपिल सर ने कुछ बात बोली है, तो ये डॉक्यूमेंट कपिल सर ने भी, मुझे पता नहीं देखा कि नहीं देखा, ये एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका का रिकॉर्ड है, डिक्लासिफाइड। मतलब बात उसी टाइम की, आप बताइए, उस जमाने में तो सीआईए नहीं, सीआईए बनी है 47 में, तो 46 में उनकी ओएसएस उनकी यहाँ पे थी अमेरिका की। तो वहाँ पे ये लोग, सुभाष बोस का एक प्रोफाइल है, उसका डॉक्यूमेंट, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात लिखी है कि जब उनको नेताजी को निकाला गया था कांग्रेस से 1938-39 में, तो इन लोगों ने जो वर्ड यूज किए, जो वो क्या, ही वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस इन 39। तो वो गांधी की और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस, ब्रिटिश लोगों ने इनको डिफीट करा उनको। ये लास्ट में बिल्कुल देखिए, सबसे लास्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस 1938 वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस इन 1939, फ्लेड टू जर्मनी और व्हाटएवर। तो ये सुभाष बोस की जो डिफीट हुई है एज कांग्रेस प्रेसिडेंट की 1938 में, इसको वो अंग्रेजी चाल का बता रहे हैं। ये गांधी जी का तो नाम लिख नहीं रहे लोग इसमें, तो ये सोचने वाली बात है। अभी सर ने ये जो सारा का सारा ये जो पूरी बातें बताई हैं, ये खासकर जो हमारे यंग ऑडियंस, उनको जो समझ आने जरा मुश्किल हो गई क्या बात है, ये माउंट बैटन कौन सी चिड़िया है, ऑल दैट। पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि इस देश की, हमारी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, उसमें सन 47 और 46 का पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी टाइम पे आपका इंटरिम गवर्नमेंट बना है और ट्रांसफर पावर हुआ। हमारे देश का जो आज जिस फॉर्मेट में हमारा देश हमारे सामने, उसका जन्म सन 47 कहा जाता है, 15 अगस्त को हुआ करती है। इस पीरियड के रिकॉर्ड जो है अवेलेबल नहीं है, बहुत कम अवेलेबल, और या फिर अवेलेबल अभी होने शुरू हैं, तो उसको हम अब जाकर के समझना शुरू करें, जो जो समझ पहले नहीं थी, हमको आज नहीं आ रही। और उसमें एक एक करके बड़ी शॉकिंग बातें निकल के आ रही, और उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लॉर्ड माउंटबेटन। तो माउंटबेटन है कौन, ये जानना जरूरी है। ये लोग उसको जानते हैं कि भारत का पहला वॉइसरॉय था, लास्ट वॉइसरॉय था, और पहला गवर्नर जनरल था फ्री इंडिया का, हमारा पहला फ्री। अभी भी आप राष्ट्रपति भवन में जाएंगे तो उनकी बहुत बड़ा उनका पोर्ट्रेट वहाँ पे लगा हुआ। तो हमारे अपने हैं वो, कोई अंग्रेजों के नहीं है वो सब, क्योंकि हमारे आजादी के बाद हमने उनको पहला अपना गवर्नर जनरल बना के अपने बिठाया था यहाँ पे। ये इंग्लैंड के राजा, जो हमारे अभी प्रिंस चार्ल्स के जो दादाजी के भाई थे, ये कजन थे उनके, तो ये, और विक्टोरिया के पोते थे, क्वीन विक्टोरिया के, और साउथ ईस्ट एशिया कमांड के ये इंचार्ज थे। तो टेक्निकली जो सुभाष बोस आईएनए की जो हार हुई है, तो उनके अपोजिट में जो कमांड थी, उसके इंचार्ज माउंटबेटन। और माउंटबेटन की जो दोस्ती पंडित जी के साथ में हुई है, जिसका अभी कपिल सर ने हल्का सा उसको डिस्क्रिप्शन उसका दिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो खुद माउंटबेटन उस बात 1978-79 में खुद उसके बारे में पब्लिकली बोला है, तो वो अवेलेबल है रिकॉर्ड्स वगैरह। तो ये सिंगापुर जाते हैं माउंटबेटन, पंडित जी भी वहाँ पे होते हैं, और वहाँ पे वो आईएनए का मेमोरियल था जो सुभाष बोस ने बनवाया था फटाफट एकदम से, जैसे हमारे देश के अंदर अब जाकर के ये हमारा वॉर मेमोरियल अब जाके बना है प्रॉपर, मोदी जी ने बनवाया। तो क्योंकि हमारे तो मिलिट्री का कोई, हमारे कंट्री में कोई कल्चर है नहीं, लेकिन सुभाष बोस ने, जो भी आईएनए के लोगों ने देश के लिए उस समय अपने वीरगति को प्राप्त हुए थे, उन्होंने उनके लिए आईएनए का मेमोरियल रेस किया था सिंगापुर के अंदर। तो माउंटबेटन ने जाकर के उसको भारतीय सेना को बोल के उसको डायनामाइट से उड़वा दिया। जबकि सोचने की बात है कि जापानियों का जब कब्जा हुआ था सिंगापुर, तो उन्होंने अंग्रेजों के मॉन्यूमेंट्स को नहीं तोड़ा था। ये एक बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि आप किसी दूसरे देश के फौजियों को आप रिस्पेक्ट देते हैं। हम लोग भी पाकिस्तान के मिलिट्री के लोगों को अलग से डील करेंगे और वहाँ के आतंकवादियों को अलग से डील करेंगे। तो उनके मेमोरियल्स को नहीं तोड़ा हम लोगों ने, उन्होंने, जापानियों ने नहीं तोड़ा अंग्रेजों के, और इन्होंने आकर के पहला काम किया कि इन्होंने इसको डायनामाइट से उड़ा दिया। पंडित जी को बुलाया गया वहाँ पे कि आप आइए, यहाँ पे फूल रखिए। तो माउंटबेटन ने उनको बोला कि आप ये मत जाइए, और पंडित जी वहाँ मान गए। और माउंटबेटन के खुद के शब्द हैं कि उस दिन से मेरी नेहरू की और एडविना की दोस्ती शुरू होती है। और उसके बाद इन लोगों ने पता नहीं कहां से पकड़ करके दुनिया में ढूंढ फिर के उसी आदमी को हमारा पहला गवर्नर जनरल बनाया, जिसने सुभाष बोस को हरवाया था। और उसने भी चुन करके हमारे देश को इंडिपेंडेंस दिन चुना है, वो चुना है 15 अगस्त का, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को ही जापान ने सरेंडर किया, अनाउंसमेंट की। तो जानबूझ के हमारे जख्मों पर नमक रखने के लिए ये दिन चुना गया हमारे लिए। और वहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, जिसका जिक्र एक बड़े जाने माने सीपीआई का, ये कोई बीजेपी के या जनसंघ के मेंबर में पार्लियामेंट नहीं थे, एक सीपीआई के बड़े जाने माने थे, शशांक शेखर सान्याल, सीपीआई के थे, लेकिन बातें ढंग की करा करते थे। उन्होंने खुल करके इस बात को पार्लियामेंट में कहा, मैं उनको कोट कर, उनके शब्द हैं। उन्होंने बोला कि माउंटबेटन से जो बातचीत हुई है पंडित जी की, हुई क्या थी। माउंटबेटन ने उनको 2 सवाल पूछे जब वो मिलते हैं उनको सिंगापुर में। पहला सवाल ये था कि तुम जो सुभाष बोस की इतनी बातें कर रहे हो, क्योंकि ये 46 का जो समय था, सुभाष बोस की डेथ को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही थी और सबका मानना था कि वो जीवित है। पंडित जी भी शुरुआत में उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया उस तरह की, गांधी तो देते रहे काफी टाइम तक, लेकिन ये सबको मालूम था कि वो जीवित है, कम से कम प्राइवेटली लोगों को मालूम। तो उन्होंने, ये सान्याल के शब्द हैं पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, माउंटबेटन
कमिश्नर ने पंडित नेहरू को पूछा कि तुम सुभाष बोस का इतना नाम ले रहे हो, अगर वो वापस आ गए तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये पूछा कि अगर देश को डिवाइड नहीं किया जाता, पार्टीशन नहीं किया जाता, तो भारत का प्रधानमंत्री कौन से स्टेट से आएगा, बंगाल से कि यूपी से? और ये सानल का और अकीलों का बोलना था कि उस दिन के बाद से पंडित जी ने एकदम से टर्न अराउंड कर दिया। जो पंडित नेहरू सुभाष बोस की बातें किया करते थे 47 तक, उन्होंने एकदम से पलटा मार के पूरा का पूरा। तो ये वो महान आदमी है माउंटबेटन, जिसको यहाँ बैठाया गया। अभी एक रिकॉर्ड निकल के आया कि पता नहीं 64,000 रुपए का तो उसका टीए का बिल निकला है, 48 का सिर्फ दबा के पैसा खर्च करके यहाँ हमारे सर बैठाया, और ये इन्होंने सारे काम उल्टे सीधे काम किए। लेकिन संजय जी, जो आज का आपका टॉपिक है कि गांधी नेहरू ने ऑलमोस्ट भारत को डिस्ट्रॉय किया, उसमें जो सबसे ज्यादा घबराने वाली बात जो आ रही है, मुझे 47-48 में इतना इंटरेस्ट नहीं जितना इंटरेस्ट मुझे बाद के समय में। और वहां पे प्रॉब्लम वही आ रही है कि गांधी जी का जो ऑब्सेशन था दुनिया में शांति लाने का, जो वो कहते थे कि मेरा लाइफ का मेरा मिशन ही है कि वर्ल्ड पीस लेकर आना। उनका मिशन भारत की आजादी लाना नहीं था, उनका लाइफ का जो एम था, उन्होंने बोला है कि मैं दुनिया में शांति लाना चाहता हूँ। उस पे ये जो चले हैं हमारे देश के नेता 47 के बाद से लेकर के, अब जैसे फॉर एग्जांपल उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आती है शांति सेना की, कि गांधी जी ने एक शांति सेना बनने का उनको ख्याल आया। आइडिया ये था कि जापानी जो भारत पे अटैक करेंगे सुभाष बोस के साथ में, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कंटेन किया जाए। तो गांधी जी ने ये प्रपोजल दिया कि शांति सेना हम बनाएंगे, और ये शांति सेना जाकर के जापानी से लड़ाई लड़ेगी अपने नॉन वायलेंस के बेसिस पे। बाद में ये प्रपोजल हल्का सा चेंज हुआ, उन्होंने बोला कि ये जो भारत देश में जो कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो दंगे हैं, उससे कंट्रोल करने के लिए शांति सेना चली। तो गांधी जी को मार दिया गया, तो फिर वो एप्लीकेट नहीं कर सके। तो बाद में विनोबा भावे ने मेरे ख्याल से इसको फिर से निकाला, इसको फिर से शांति सेना को, और इसको फिर से स्टार्ट किया जाए करके। तो ये बीच में करते 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 ये सुल्ले छोड़ते थे। और बड़ी कि एक शांति सेना बनेगी, और शांति सेना जो है ना, ये पहले हिंदू मुस्लिम दंगों को कंट्रोल करेगी। और मेरे ख्याल से उनका जो एम ये था कि कल को ये आर्मी का सब स्थान ले सकती, कि ये उसका नाम सजेस्ट करता है। दूसरा एक और प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने आप में है कि निकल के आ रही कि जब गांधी भक्तों ने देश पे कब्जा कर लिया 47 के बाद में, इनकी आंखों में फौजी खटकती है। और ये बात गांधी जी ने खुद अपने आप कई बार बोला। उन्होंने पहले भी इंडिपेंडेंस के पहले बोला कि आजाद भारत की पहली सरकार को ये फौज को डिसबैंड करना है, ये हमारा उद्देश्य है। उसके बाद बड़ा अच्छा संवाद हुआ था जनरल करियप्पा और गांधी जी के बीच में, जो उनके गांधी कलेक्टेड वर्क्स के अंदर अवेलेबल है। मैं लोगों से ये उनसे विनती करना चाहूंगा कि गांधी जी को समझने के लिए जो भारत सरकार ने कलेक्टेड वर्क्स छापे हैं, आप उसको पढ़िए। आप उन पे लिखी हुई किताबें मत पढ़िए वो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पढ़िए। राम गुहा जी क्या बोलते हैं जानना जरूरी है, लेकिन याद रखिए कि राम गुहा और बाकी सब लोग उसमें अपना स्पिन डालते हैं, वो उसको अपने हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं कलेक्टेड वर्क से कोट कर रहा हूँ कि करियप्पा ने स्टेटमेंट दिया था सन 47 के आसपास में कि जब भारत आजाद होगा तो हमें अहिंसा की जरूरत नहीं, हमको तो ताकत फौज की चाहिए, तब उससे हमारा देश स्ट्रांग होगा, सुपर पावर, बड़ा पावर बनेगा। तो गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, तुम्हें पता नहीं है कि अहिंसा में कितनी ताकत होती है, तो एटम बम के सामने भी हम लोग खड़े हो जाएंगे, इतनी ताकत है हमारे अहिंसा के अंदर। और तुमसे बड़े बड़े जर्नल जो हैं वो इस बात को मान चुके कि अहिंसा की ताकत के सामने किसी को खड़ा नहीं हो सकता। बाद में करियप्पा जब कश्मीर में जाते हैं, कश्मीर के अंदर लड़ाई जब शुरू होती है, जब पाकिस्तान अटैक कर देता है, तो गांधी जी से बात करते हैं। तो गांधी जी उनको साफ बोलते हैं कि आप शांति से वहां जाकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आप वही आगे जब चलन शुरू होता है, इस पे हम थोड़ा बाद में आएंगे। आपको सुन के संजय जी, अगर मैं आपको पूरा लेटर दिखा दूं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा रात को, अभी सुन करके। मेरा तो आसानी से बढ़ता नहीं है, बात बता दें। सर बढ़ जाएगा सर। हुआ क्या था कि जुलाई अगस्त 1955 में भारत का राष्ट्रपति जो सुप्रीम कमांडर है भारत की मिलिट्री का, की आर्म फोर्सेस का, वो चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नेहरू को। अवेलेबल है राजन बाबू चंद्रचूड़ कैंटल बेटर, ही वाज पार्ट ऑफ द गांधी क्लिक। सुभाष बोस को निकालने में उनका भी हाथ था उसके बीच में, कांग्रेस से। तो ये उन्होंने वही जुमला दिया बैठ करके कि साहब, हमको तो विदेशी लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि आप एक तरफ तो गांधी जी की शांति की बात करते हो, और दूसरा आपने फौज खड़ी कर कि भारत में इतनी बड़ी, ये तो कंपैटिबल नहीं आपस में। तो उन्होंने बोला मैं एग्री कर रहा हूँ, और ये उन्होंने साफ उसमें लिखा, मतलब बहुत सारा, मुझे वो पढ़ूंगा, बहुत बड़ा लेटर है, पूरा एक्सप्लेन उन्होंने किया है कि अगर हम इस आर्मी को डिसबैंड अगर नहीं भी कर सकते तो धीरे धीरे इसकी संख्या कम की जाए। और उसमें साफ लिखा कि हमारा पंचशील का डंका बज रहा है दुनिया के, कौन सी दुनिया में रहते हैं मुझे पता नहीं है, कहते पंचशील जो है उस पर डंका बज रहा है। इस तरह की वाहियात बातें उन्होंने उसमें लिखी हुई हैं। और आखिर में ये लिख दिया कि अगर आप ये काम कर सके कि फौज की ताकत संख्या आप कम कर देंगे, तो दुनिया में जो विश्व शांति का जो मंदिर बना रहा है भारत, ये उस पर कलश की तरह बैठ जाएगा। ये मेंटालिटी भारत के सुप्रीम कमांडर की थी 55 में। उसके बाद जब चाइना वॉर से पहले भी इन लोगों ने पार्लियामेंट में जब थोड़ा सा बजट बढ़ गया, तो एक मुझे नाम नहीं आता, एक और थे गांधीवादी नेता, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप तो महात्मा गांधी की आत्मा को दुख पहुंचेगा अगर आपने डिफेंस का बजट क्यों बढ़ा दिया आप लोगों ने। तो ये एक बात इनकी याद रखिए कि इनकी जो फितरत है, इसलिए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये मतलब ये गांधी भक्तों का हमारे सर पर बैठना, कि ये लोग फौज के खिलाफ में है। मैंने अपनी पूरे जीवन में एक भी गांधी भक्त नहीं देखा जो मिलिट्री में गया हो, लेकिन सारे रक्षा मंत्री हमारे गांधी भक्त बन जाते हैं। ये बड़ा अजीब सी कहानी है कि ये मिलिट्री में जाएंगे नहीं, फौज में घुसेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ ये शांति प्रिय हो जाते हैं, लेकिन जब इनको खीर खाने की बात आएगी तो रक्षा मंत्री और डिफेंस सेक्रेटरी सारे के सारे गांधी भक्त बन जाते हैं हमारे।
अनुज एक लाइन तो और इसमें बता दूं आपको यहाँ, राजगोपालाचारी जब हमारे सेकंड वो थे गवर्नर जनरल, तो ये गए आईएमए की परेड के पास आउट में देहरादून, और इन्होंने एक वहां पे भाषण दिया और उस भाषण में सेना की आलोचना की कि आज हर तरफ युद्ध की बात हो रही है, सेना बढ़ाए जाने की बात हो रही है, ये हो रही है। तो उसके बाद में सरदार पटेल तो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग चिट्ठी राजगोपालाचारी को लिखी कि ये तुम क्या सेना पे स्टेटमेंट देके आए हो, और फिर राजगोपालाचारी ने वर्चुअली माफी मांगी लिख करके, मेरे से गलती हो गई और ये हो गई। ये सरदार पटेल को, ये ऑन रिकॉर्ड है चिट्ठियां ये पूरी की पूरी। सर 1962 के अप्रैल के महीने में विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में एक प्रोग्राम करवाया। वो एक गांधी पीस फाउंडेशन नाम की एक संस्था अभी भी है आईआईटीओ में, काफी बदनाम रही थी। वहां लोग पैसा ले लू के फॉरेन कंट्री में सैर करने जाया करते थे, उस पर इंक्वायरी भी हो चुकी है, बदनाम हो गया था बहुत 70s के अंदर। गांधी पीस फाउंडेशन के तत्वाधान में इन्होंने एक प्रोग्राम किया। वो एजेंडा था कि दुनिया में शांति हम लोग लेकर आएंगे। तो उसमें भारत का राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और हमारे पंडित जी सब पहुंच गए वहां जाकर के, और ये वहां जाके ये जुमले दे रहे हैं कि साहब हम तो दुनिया में आर्म्स की जरूरत ही नहीं किसी को, और ये अमेरिका वाले और ये रशिया वाले क्या ये बम बना रहे हैं बड़े बड़े, इसको रुकना चाहिए। रेजोल्यूशन वो उन्होंने पास किया, और पास करके एक बंदा उन्होंने भेजा उन्होंने मॉस्को में उनसे बात करने के लिए कि आप बम बनाना बंद कीजिए, कोई हथियार नहीं चाहिए देश दुनिया को। और राजगोपालाचारी को उन्होंने भेजा कैनेडी से बात करने के लिए कि साहब आपको हथियारों की जरूरत नहीं है। और वही भारत सरकार 6 महीने बाद अक्टूबर में जब चाइना से अटैक होता है, तो हमारे चाचा नेहरू सीक्रेट, टॉप सीक्रेट चिट्ठियां लिख रहे हैं कैनेडी को कि साहब मुझे हथियारों की जरूरत है। तो इनकी हेकड़ी तो वहीं निकल गई 6 महीने के अंदर। तो ये जो कीड़ा जो हमारे ये दिमाग में घुसा गए हैं नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, कि दुनिया में शांति हम लोग लेकर आएंगे। इनफैक्ट आपको और सुन के हैरानी होगी, हमारा जब 1946 में हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कर रहे थे, इन्होंने वहीं पे बोल दिया कि हमारा ध्येय जो है शांति लेके आना दुनिया के अंदर। अरे तुम्हारा कंट्री फ्री हुआ नहीं है, लाखों लोग तुम्हारे मरने कटने को तैयार हो गए बैठ करके, अपने खाने को पेट को रोटी नहीं, दुनिया में शांति लाने ले तुम कौन होते हो? तो ये बीमारी अभी तक गई नहीं है। अगर शांति सेना को फिर से बनाने का प्रपोजल आज के जमाने में आ सकता है तो इससे बच के रहिए। ये जो अहिंसा वाला जो कल्ट है ना, ये बहुत खतरनाक है, और मेरे को बड़ी चिंता है जिस तरह की स्टेटमेंट में सुबह शाम, और खासकर आप देखिए बार बार ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने सारे एयरपोर्टों में ये गांधी की और माउंटबेटन की फोटो लगा रहे हैं। पता नहीं माउंटबेटन से क्या है, मुझे पता नहीं भारत सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को क्या फिक्सेशन, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। पूरी दुनिया को मालूम है क्यों पेडोफाइल था वो। सारे एयरपोर्टों में इन्होंने गांधी की फोटो में साथ में माउंटबेटन की फोटो लगानी शुरू कर दी है, और बार बार ये बच्चों को बीच में लेकर आ रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल रहा है कि बच्चों को पढ़ाओ गांधी के बारे। बच्चों को पढ़ाओगे फौज में कौन जाएगा, ये मुझे बताओ। पीछे इन्होंने एनसीसी के अंदर इन्होंने ये गांधी भक्ति स्टार्ट करा दी उठा करके। हमको तौबा करनी चाहिए गांधी भक्ति से। हमारा तो 2000 साल का इतिहास गवाह है कि हम लोग तो मारे गए थे इसके चक्कर में, अहिंसा के चक्कर में। जो लड़ाई हुई थी आपकी मोहम्मद गौरी के साथ में, पृथ्वीराज चौहान की तराइन की जो बैटल थी, उसमें क्या हुआ था, ये भी उस जमाने के पत्नी क्या प्रोटोकॉल लेके चलेंगे साहब, हम लोग लड़ाई करेंगे सूर्य उदय के बाद लड़ाई करेंगे, सूर्य उदय से पहले हम लड़ाई नहीं करेंगे। भाई ये कौन दुनिया में कहता है? उन्होंने अटैक किया सुबह सुबह जब ये लोग जंगल पानी के लिए बैठे हुए थे। ये इस तरह की बातें कर करके आप लोगों ने आधा तो कंट्री आपके हाथ से निकल चुका है। ईरान से लेकर के वहां तक थे हम लोग। ये बचा खुचा भारत है, ये वो पूरा भारत नहीं है। तो वो, और ये चीज आप फिर लेकर आ रहे हैं, फिर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हर जगह, सुबह शाम हद कर दी इन्होंने। मैं परसों अभी ये दिल्ली में ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय में गया था मैं देखने के लिए, वहां भी वही प्रोपेगेंडा कि गांधी जी ने आपको फ्रीडम दिलाई है। अभी किसने बोल दिया आप लोग को? उधर भी गांधी जी का नाम चल रहा है, वही गांधी जी ने फ्रीडम दिलाई है अहिंसा से। तो ये जो बार बार जो ये हमारे सिर पे चेपा जा रहा है, और ये हमारी बैकग्राउंड है। अगर राजेंद्र प्रसाद इस बात को बोल सकता है कि आर्मी को डिसबैंड करना चाहिए, और ये शांति सेना की बात अब कर रहे हैं, गांधी स्मृति वाले, आज की बात कर रहा हूं मैं, तो पता नहीं ये फ्यूचर में ये लोग क्या कर देंगे बैठ करके। तो बड़ा गंभीर विषय है। कल्ट ऑफ अहिंसा से हमारे को, मतलब गांधीवाद जो है इस देश को ले डूबेगा। ये सुभाष चंद्र बोस ने ये वार्निंग दी थी आपको बहुत पहले। और खासकर ये जो इनका जो प्रोग्राम है इस गवर्नमेंट का कि यंग ऑडियंस पे लेके जाना गांधीवाद को, कि आप गांधी को फॉलो करो। वो गांधी को फॉलो करेंगे यंग लोग, तो फौज में कौन जाएगा, ये मुझे बताइए मेरे को आप। ये सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं बता रहे कि गांधी जी फौज के खिलाफ में थे। तो आप बच्चों को क्या सिखाना, कौन सी बच्चे गांधी जी की कौन सी बात को मानेंगे?